हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि ज़बरदस्त प्रश्न हैं और ये प्रश्न को डीएलएड में बार बार पूछा गया है। तो आप सभी इन प्रश्नों को कंठस्थ याद कर लीजिएगा और जितने एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे उसे भी याद कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि आसपास से प्रश्न आपके पेपर में बनता है। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है जो 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो निश्चित है कि 26 में ये प्रश्न पूछेगा। तो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले इस वीडियो को देख के एग्जाम सेंटर पे चल जाइएगा। काफ़ी हद तक प्रश्न आप बना के आइएगा हिंदी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपसे क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक करने के लिए भूल जाते। लाइक जरूर किया कीजिए, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और इसी प्रकार का क्लास के लिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपको हर चीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के भेद हैं। देखिए, शब्द शक्ति की बात किया जाए तो शब्द शक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है बिहार डीएलएड में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कंठस्थ कर लीजिएगा, शब्द शक्ति को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा। तो देखिए, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। एक अभिधा होता है, एक लक्षणा होता है, एक व्यंजना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है, इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसी क्लास में सारा प्रश्न को याद कर जाना है और कोशिश रहेगा कि इस प्रकार से आपको बता दें कि चीजें आपको याद रहे लंबे समय तक। तो आप सभी कह सकते कि भैया जी 52 वर्णों की संख्या है। 52 वर्ण कौन कौन सा है? 13 आपका स्वर हो जाएगा, 33 आपका व्यंजन हो जाएगा, 4 आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन में कौन सा होता है? अक्षा, तरा, ज्ञा और उसके बाद श्री होता है। श्री जो श्रृंगार वाला श्री होता है। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा और 2 होता है आपका अनुस्वर और अविसर्ग होता है। बात समझे? तो कुल आपका 52 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बता सकते हैं आप सभी। सभी क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा और जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहा है ना, आपके साथी जितने भी हैं उसको शेयर जरूर करके एक बार बता दीजिएगा आप सभी। गिला शिकवा कुछ नहीं रखना है, कंपटीशन के दौर में है। सबको बोलिए तैयारी करेगा और जो बेहतर तैयारी करेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम जरूर कीजिएगा। गिला शिकवा किसी से नहीं रखना है कि यहाँ अच्छा क्लास करा रहा है तो उसको बताएंगे नहीं, ये काम नहीं करना है, बताना सभी को है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो आपसे कह सकते भैया जी वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के बाद वर्ण से आपका शब्द बनेगा, शब्द से आपका पद बनता है और पद से आपका वाक्य बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगा? वर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप सभी, शब्द, शब्द के बाद पद, तब आपका वाक्य बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शब्द और अर्थ के बीच संबंध है। किस प्रकार का संबंध है? तो बोधक और बोध्य का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बोधक जो होता है, जो अर्थ बताए उसे बोधक कहा जाता है और बोध्य क्या होता है? जिसे समझा जाए। ठीक है, जिसे समझा जाए उसे बोध्य और जो अर्थ बताए उसे बोधक कहा जाता है। बात समझ गए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 दिन का मेहमान, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जैसे कहते हैं ना, अब 2 दिन का ये मेहमान है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्द ये मरने वाला है। ठीक है, जल्द ये मरने वाला है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, आयोग के द्वारा जितना भी प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है ना, 2022 में भी, 2023 में, 2024 में, 2025 में, उन प्रश्नों को हम पूरा कंप्लीट करवाने का कोशिश करेंगे ताकि 2026 में वही प्रश्न आपका आ जाए। ठीक है, तो इतना काम जरूर करके रखिएगा कि जो क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस तो पढ़ना है, इसके अलावा अगर इसको आप अलग से कीजिएगा ना तो निश्चित है कि आपका स्कोर बढ़ेगा। जहां 80 नंबर आना है वो 90 नंबर, 100 नंबर तक आपका आ जाएगा। तो ये काम जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, जहां हिंदी में 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो ये वाला जो काम कीजिएगा तो लगभग 18 से 19 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। बात समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल बात समझ में आया। तो ये काम जरूर कीजिएगा, औरों से आपको आगे करेगा ये।
तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कई बार बताएं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? देखिए, शुद्ध और अशुद्ध से भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा कि वह गाने का अभ्यास करता है। ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी बात ये सभी आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, तो जहाँ पर भी जो और सो हो जाएगा ना, तो ये संबंध को बताता है। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, ठीक है। जो सोएगा वो खोएगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, ठीक है, वाक्य होता है, वो संबंध को बताता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए राइट आंसर होगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो संबंध को यहाँ बता रहे हैं। अगर प्रश्नवाचक होगा ना, तो वहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या है वहां पे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। निश्चयवाचक में कोई भी चीज को निश्चित बताया जाता है कि ये एक पेन है, तो निश्चित है कि ये एक पेन ही है। बात समझे। अगला है कि वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो देखिए, वाच्य की अगर बात किया जाए तो वाच्य आपका 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 भेद होता है वाच्य का। कौन कौन सा होता है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। तो यहाँ पर वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा जो प्रयोग करते हैं वो आपका क्रिया का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला कहते हैं किसे? तो देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम सभी वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला किससे मिलकर बनता है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। सॉरी, यहां पर देख लीजिएगा, शब्दों के समूह नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह। ऑप्शन नंबर डी, गलती से 8 टिक हो गया था, तो सही कर लीजिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। देखिए, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम सभी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बात समझे आप सभी, क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने भेद हैं? मूलतः 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पर न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, जो थ्योरी क्लास चलता है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है। अगर इस बार 100% सफलता चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए हैं, तो आप सभी आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस योद्धा युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन पे है, इसी एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि तंत्री नाद कवित रस रस राग 30 रंग अमरुण बूढ़ी वृंदा जे बूढ़े सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका विरोधाभास अलंकार होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए, विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? विरोध जहां प्रकट किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, जो अमरुण बूढ़ी वृंदा की बात किया गया है, जो वृद्ध नहीं है और उसे बूढ़ा बताया जा रहा है, जो वृद्ध नहीं है और उसे बूढ़ा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विरोध ही किया जा रहा है कि जो अब बूढ़ा नहीं है और उसको हम बूढ़ा करें कि नहीं तुम बूढ़ा हो, तो विरोध ही प्रकट किया गया यहाँ। तो वहाँ आपका विरोधाभास होगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने भोजन कर लिया। तो उसने भोजन कर लिया, ये आपका कृतवाच्य है। तो वही कहा गया है कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो उसने भोजन कर लिया, यह क्या है? कृतवाच्य है। इसको अब कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये क्या है? कर्मवाच्य है। तो कर्म की प्रधानता होता है कि उसके द्वारा भोजन कर लिया गया है। बात समझ गए आप सभी? सी राइट आंसर होगा। अगला है, आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? किसी जिम्मेदारी का ना होना, इसी को कहा जाता है आगे
नाथ ना पीछे पगहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, कोई भी जिम्मेदारी ना होना। अगला क्वेश्चन है, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती थी, इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, एक बैर का जो अर्थ होता है जो फल होता है, और एक बैर का अर्थ होता है जो समय होता है। कि एक बैर की यहाँ पर बात किया जो गया है, यहाँ 3 बैर की बात किया गया है, जो बैर एक फल होता है, और वहीं पर जो 3 बैर की बात किया गया है तो यहाँ भोजन करने की बात किया गया कि 3 बैर खाती है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग दे, तो वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यमनी और अंबर तल में, इसमें कौन सा आपका काव्य गुण है। तो यहाँ काव्य गुण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपका प्रसाद काव्य गुण होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी सरल हो गया, या कह सकते हैं कि स्वच्छ हो गया, या कह सकते हैं कि सहज हो गया, या कह सकते हैं कि जहां इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाए ना, वहां पर आपका क्या होता है, प्रसाद गुण ही होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद गुण का लक्षण देखने के लिए मिलता है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, अशुद्ध वाक्य की यहां पर बात किया गया तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, वह तो कब आया, ये आपका अशुद्ध है। सही क्या होगा, वह तो कब आ चुका है, सही होगा। वह तो कब का आ चुका है, कब का आ चुका है, ये आपका क्या होगा, सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि ये गलत है कि वह तो कब आया, ये गलत है। उच्चारण करने से ही पता चल रहा है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, सही है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, सही है। मुझे अमृतत्व सजा है, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन में एक गलत है। अगला है, पो फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रातः काल होना। पो फटना मुहावरे का अर्थ होता है, जबकि पो का अर्थ क्या होता है, भोर का समय होता है, और पो फटना सुबह होना होता है। याद रखेंगे आप सभी, यानी कि सूर्य उग जाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर है। तो अप से अपमान बना है, ये आपका उपसर्ग एवं शब्द के आधार पर सही है। तो यहां देखिएगा, जो अप दिया हुआ है और अप आगे में हम लगा दिए, अप उपसर्ग शब्द है और इसमें मान लगा दिए, तो क्या बन गया, अपमान बन गया। तो ये बिल्कुल ऑप्शन में ए वाला सही है आपका। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 20 है, थोड़ा सा यहाँ गौर कीजिएगा आप सभी। कोटि मनोज लजाबन हारे, सुमुख कहू को अहि तुम्हारे, सुनी सनमय मंजुल बानी, सकुची सी मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी कि ये मेरे पति है। इसमें किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर मुस्कुराकर, यानी कि संकोच में मुस्कुराकर जो है कि सीता ने बता दी कि ये मेरे क्या है, पति है। तो इसमें व्यंग्यार्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो व्यंग्यार्थ अर्थ की प्राप्ति होती है इसमें, तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होता है, व्यंग्यार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, उसके बाद 1 मगन तथा 2 आपका भगन होगा। यहाँ पे गलत आपका टाइपिंग है, भगन। 2 भगन में 2 भगन के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं। तो इसमें कौन सा छंद होगा आपका। तो इसमें आपका मालिनी छंद होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवरात्र में कौन सा समास है। तो देखिए, नवरात्र में आपका द्विगु समास होगा, और द्विगु समास में क्या होता है, जहां आप सभी संख्या गिनती करने के लिए देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ 9 रातों की बात किया गया है, 9 रातों की यहाँ पर बात हुआ है, तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार होता है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, विभावना अलंकार होता है। वनवास में कौन सा समास है। तो सबसे पहले इसका समास विग्रह कीजिए, वन में वास, वन में वास हो जाएगा। तो यहाँ पर में की बात किया गया थी, यह कारक विभक्ति है, और कारक विभक्ति किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। बात समझ गए आप सभी। अगला है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रेखांकित शब्द में पदबंध होगा। तो रेखांकित शब्द जो है आपका यहां तक है, रात को पहरा देने वाला, ये रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सा पदबंध होगा। तो इसमें जो हो जाएगा, संज्ञा पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्यक्ति
की बात यहाँ पर किया गया है कि जो रात में पहरा दे रहा था, तो रात में जो पहरा देने वाला था वो कोई व्यक्ति ही होगा, और व्यक्ति क्या होता है, संज्ञा ही होता है, तो ये संज्ञा पदबंध होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेट में कुल आपको 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं हिंदी का, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता था वो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस सेशन को कंप्लीट जरूर किए होंगे, और लास्ट में आपसे स्कोर बताइए कितने स्कोर कर